हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसमें हम आज पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम लाइट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और स्टार जो होते हैं वो ट्विंकल क्यों करते हैं और बहुत सारे ऐसे रीजंस को हम पढ़ेंगे जिसमें आपके क्वेश्चंस बोर्ड में बन सकते हैं। और इस टॉपिक को आप बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहला टॉपिक है आज आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जैसे आपके एटमॉस्फेयर में जो भी रिफ्रैक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है। जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं आपके एयर के लेयर्स होती हैं, उसके कारण जो भी रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, उसे आप एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। आपको इस चीज़ को मैं टॉपिक को समझाने से पहले पढ़ाने से पहले मैं आपको एक टॉपिक समझाती हूँ। पहले एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो पहले देखिए, जैसे आपका अगर मान लीजिए एटमॉस्फेयर है तो आपने देखा होगा कि जैसे ये आपकी अर्थ है, ठीक है। अर्थ के चारों ओर क्या होती है, आपने जो देखा होगा छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि उसके चारों ओर ना एक लेयर होती है अर्थ के चारों ओर। जैसे आपका जो अर्थ है, जैसे मेनली जहाँ हम रहते हैं वो ये पार्ट होता है, और इसके अलावा जो सन की रेज जैसे आती है इधर से, वो डायरेक्ट आपके अर्थ पे नहीं आती, बल्कि उसके पास आने से पहले वहाँ पर उसको कई लेयर्स को क्रॉस करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर उसके आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा ये सारे लेयर्स के बारे में, जिसे आप एक्सोस्फेयर, मीजोस्फेयर और कई सारे नामों से जानते हैं। तो आज हम पहले उसके बारे में एक बार डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में इस टॉपिक को आगे पढ़ाऊँगी। तो जो आपका अर्थ होता है, अर्थ के जस्ट एकदम क्लोज़र में जो आपकी जो लेयर होती है उसे आप ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। उसे आप ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। फिर इसके ऊपर वाली लेयर को आप स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, जिसे आप ओजोनोस्फेयर भी बोल सकते हैं, बिकॉज इसी वाले लेयर में ओजोन की लेयर पाई जाती है। इस वाले आपके जो अर्थ में जो लेयर होती है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर में जो है ओजोन की लेयर पाई जाती है। इसके अलावा ये वाले जो लेयर होती है इसे आप मेसोस्फेयर भी बोलते हैं या मेसोस्फेयर ही कहते हैं। इसके ऊपर जो होती है उसे आप आयनोस्फेयर कहते हैं, और जस्ट इसके ऊपर जो होती है उसे आप एक्सोस्फेयर कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो लेयर है मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि पहले आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन समझने से पहले ये टॉपिक आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये आपकी सन है, ठीक है, बहुत दूर साइड में यहाँ से सन की रेज आती है, ओके। सन की रेज आएगी तो आपका जो अर्थ है वो यहाँ पर है, उसके पहले उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे आपने ये चीज़ सुना ही होगा कि हर एक जगह पर टेम्परेचर चेंज होता रहता है सभी का। अब जैसे कि कोई भी लेयर है हमारी, वो मान लीजिए एक्सोस्फेयर में कुछ टेम्परेचर रहा होगा तो आइनोस्फेयर में उसका कुछ और टेम्परेचर रहा होगा। आपको ये चीज़ पता है कि जैसे ट्रोपोस्फेयर जो होती है, यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हम, थोड़ी सी जो जिसे आप कहते हैं कि वार्म प्लेस है वो मिलता जाता है, लेकिन मेसोस्फेयर में आने के बाद वहाँ पर फिर से जो है ठंडा मतलब थोड़ी सी ठंडक आने लगती है एटमॉस्फेयर में। मतलब जब ट्रोपोस्फेयर पे होते हैं फिर स्ट्रेटोस्फेयर पे होते हैं तो थोड़ी सी ठंडक होती है, फिर मेसोस्फेयर में आने के बाद वो लिमिट में आ जाती है, फिर उसके बाद फिर जो वहाँ का टेम्परेचर है यहाँ का वो थोड़ा सा हीट हो जाता है, फिर उसके आगे थोड़ा सा और हीट होता है। तो ये चेंज होते रहते हैं टेम्परेचर को, ये आप छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे कि ये जो लेयर्स होती हैं यहाँ पर टेम्परेचर चेंजेस होते रहते हैं। तो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से अगर आप कोई भी चीज़ को अगर मान लीजिए हीट करते हैं ना, हीट करने के कारण वहाँ की जो डेंसिटी होती है वो हीटनेस के कारण क्या होती है, उसकी डेंसिटी जो होगी वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, सॉरी कम हो जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए क्योंकि आपने हीट किया है तो उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागेंगे तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। वहीं अगर कोई चीज़ अगर बहुत ही कूलिंग है, वो बहुत ही कूल एरिया है, तो कूल एरिया में जो डेंसिटी होती है वो उसके मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं, जिसकी वजह से डेंसिटी बढ़ जाती है। तो यहीं पर आपके एटमॉस्फेयर में ये चीज़ देखने को मिलती है कि जिस लेयर में
अगर वो 2 लेयर हैं, एक लेयर का दूसरे, क्योंकि दोनों में तो सेम टेम्परेचर हो नहीं सकता, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि जितना टेम्परेचर एक्सोस्फीयर में हो उतना ही आइनोस्फीयर में हो, किसी ना किसी में कम या किसी में ज़्यादा होगा। तो जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ की जो लेयर होगी वो आपकी रेयरर मीडियम के जैसे वर्क करेगी, और जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा वो वाली लेयर आपकी डेंसर के जैसे वर्क करेगी। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है कि एक मीडियम दूसरे के कंपैरिजन में रेयरर और डेंसर बन जाता है। इसी वजह से लाइट की रेज़ क्या होती है, जब सन की रेज़ ऐसे आती है हमारे आँखों के पास, बिकॉज़ यहाँ पे हम होते हैं अर्थ में, और यहीं पर हमारी आँखें मान लीजिए इस चीज़ को देख रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं जब, तो यहाँ पर ये जो सन है वो, उसमें जो लाइट की रेज़ है ना वो सीधी नहीं आती, वो एग्जैक्टली आंखों पर नहीं आती, बल्कि वो थोड़ी बहुत बेंड होती है, तब वो बेंड होकर के हमारी आंखों के सामने आती है। और इसी चीज़ को आप जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। यानी कि जो लाइट का है मतलब मीडियम चेंज हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि इसके लेयर्स आती हैं बीच में। अर्थ के पहले बहुत सारी लेयर्स होती हैं, उसमें टेम्परेचर चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रेयरर और डेंसर मीडियम है वो लगातार कॉन्टिन्यूस चेंज होते रहते हैं, जिसके कारण जो लाइट की रेज़ है वो डायरेक्ट हमारी आंखों पर नहीं पड़ती है। और इस तरह से एटमॉस्फेयर में होने वाले रिफ्रैक्शन को आप एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि लिखना कैसे है, अगर हमें लिखना हुआ तो refraction of light caused by the Earth's atmosphere having air layers varying optical densities is called atmospheric refraction। यानी आपने अभी देखा ना यहाँ पे कि इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, और इस लेयर्स के कारण वो वैरी करता रहता है, जो भी चीज़ें होती है आपकी वो वैरी करती रहती है, मतलब आपकी रेयरर और डेंसर मीडियम जो होता है वो चेंज होता है, जिसके कारण जो लाइट रेज आती है वो एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्ट होती रहती है लगातार, और इस कारण होने वाले रिफ्रैक्शन को एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे एयर में होता है, ऑल द एयर इन द एटमॉस्फेयर इज नॉट at the same temperature, same of air layer of the atmosphere are cold, whereas other air layers of the atmosphere are comparing to warm। जो मैंने आपको बोला है वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि कंपैरेटिवली अगर हम कंपेयर करें दो लेयर्स के बीच में, तो एक दूसरे से वो क्या होती है, वार्म होगी, और दूसरी उससे कूलर होगी, ठंडी होगी। भले ही वहाँ पे वो टेम्परेचर कुछ भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंट ज़रूर होता है। तो नाउ द कूलर एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर बिहेव्स एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब जो आपकी कूलिंग एरिया है वो डेंसर मीडियम की जैसे वर्क करेगा, बिकॉज क्योंकि उसके पार्टिकल्स पास पास होते हैं, जो कूलिंग एरिया होता है, तो उसके कारण वहाँ का एरिया डेंस, बहुत ही ज़्यादा डेंस हो जाएगा, तो वो डेंसर मीडियम बन जाएगा। तो फॉर द लाइट, वेयर एज द वार्मर एयर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर बिहेव एज अ ऑप्टिकल रेयर मीडियम फॉर द लाइट रेज, and when the light rays pass through the atmosphere having air layers of the different optical densities, then refraction of light takes place। तब यहाँ पर क्या होता है कि इस तरह से जब लाइट की रेज उसमें पास करती है तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन जो होता है वो अकर करता है। ठीक है, इस चीज़ को आप देखिए यहाँ पर इस डायग्राम से आप क्लियरली समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ पर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक आपका रिफ्रैक्शन होता है। ये जो आपकी लेयर्स होती हैं लाइट पर, जब आती है लाइट इस पे लेयर्स पे, तो आपको उसका रिफ्रैक्शन जो है लगातार होते हुए तब आप देख पाते हैं। तो डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैविंग डिफरेंट मीडियम्स, या कह सकते हैं डिफरेंट टेम्परेचर, जिसके कारण यहाँ पर डिफरेंट रिफ्रैक्शन होते रहते हैं। तो इस तरह से एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्शन को आप एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब हम बात करते हैं तारों की, जिसे आप ट्विंकल्स को आप देखे होंगे एटमॉस्फेयर में, मतलब स्टार्स को ट्विंकलिंग करते हुए। तो ये ट्विंकल क्यों करते हैं, क्या रीज़न है करने का? तो देखिए, जैसे आप कभी एटमॉस्फेयर में देखे होंगे टेम्परेचर के कारण, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी रीज़न से अगर आप स्टार्स को देखे होंगे, तो स्टार्स क्या होते हैं, एक टाइम पे कहीं पर ब्लिंक करते हैं तो दूसरे टाइम पे कहीं पर ब्लिंक करते हैं। तो उनके ब्लिंकिंग करने की जो हमारी आंखों के सामने जो हमको दिखता है वहाँ पे, वो लगातार ब्लिंक करता हुआ दिखता है एटमॉस्फेयर में जो स्टार्स होते हैं वो। तो जो स्टार्स होते हैं वो लगातार ट्विंकल करते हैं, जिसके कारण हम कहते हैं कि जो स्टार्स है वो ट्विंकल कर रहे हैं। लेकिन ये ट्विंकल क्यों करते हैं, इस चीज़ को पहले हम समझ लेते हैं। तो जैसे कि आपने अगर आपको समझना है तो क्या करेंगे, आप पहले देखिए आपकी जो आँखें हैं, ठीक है, वो आप देखते हैं, आप एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स हैं,
ऐसी लेयर्स होती हैं। अभी आपने देखा इस चीज़ को। तो अब आपकी मान लीजिए एक स्टार कहीं यहाँ पर है, ठीक, ऐसे है। तो अब स्टार जो होती है वो ऐसे करके आती है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगी कि जब आपकी आंखें होती हैं तो वो इस स्टार को जब देखती है ना, तो वो स्टार का रिफ्रैक्शन जो है वो लगातार चेंज होता रहता है, जिसके कारण वो आंखों के सामने जो रिफ्रैक्शन है वो कुछ इस तरह से होता है। तो ये जो रेज है हमारी आंखें उसको सामने से समझती हैं। तो ऐसा लगता है कि ये जो स्टार है वो यहाँ पर है। एक्चुअली होता ये है कि आप जो स्टार्स देखते हैं ना स्काई में, वो स्टार नहीं है। वो एक्चुअली वो स्टार वहाँ पे होता ही नहीं है। आप उसका जो है एपेरेंट इमेज देखते हैं। ये जो आपका रियल इमेज है वो होती है इस जगह पर, लेकिन आप उस स्टार की रियल इमेज कभी नहीं देख सकते। ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होने के कारण वहाँ से जो रिफ्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पर आंखें जो है उस इमेज को कुछ एक एंगल पर जो है बेंड करके देखती हैं उस स्टार को, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रियल इमेज है आपकी ये वाली, ये इमेज यहाँ पर बनती है, और इस इमेज को आप एपेरेंट इमेज कहते हैं। ये आपकी रियल इमेज नहीं है, लेकिन यही स्टार है जो आप देखते हैं। फिर क्या होता है, कुछ टाइम के बाद टेम्परेचर चेंज हो जाता है। अब आपको भी पता है कि कुछ एक एक मिनट पर टेम्परेचर चेंज होता है। कभी हमें ठंडी लगने लगती है तो कभी बहुत गर्मी लगने लगती है। जैसे होता है कि जैसे मान लीजिए बहुत ठंड का मौसम है, आप देखते होंगे कुछ समय के लिए ठंडी है, तो जस्ट 10 मिनट के बाद देखते होंगे कि टेम्परेचर थोड़ा डाउन मतलब सही हो गया है, ठंडी कम लग रही है। तो एटमॉस्फेयर में ये सारी चीज़ें होती रहती है, ये नेचुरली होता है हमारे साथ। तो होता क्या है कि इसके कारण जो लेयर है यहाँ पे वो भी क्या होती है, इसमें भी रेयर और डेंसर मीडियम चेंज होता है। तो ये जो स्टार जो अभी यहाँ से ब्लिंक मतलब कि जो इसकी रेज आ रही थी, अब वो थोड़ी चेंज होकर के अब इसकी रेज जो होती है वो ऐसे आने लगती है, ठीक। तो अब हमारी आंखें इस रेज को थोड़ा इधर समझने लगती है। तो हमें लगता है कि ये जो ये वाला स्टार है वो यहाँ है, ठीक है। हमें लगता है कि दो स्टार्स है, बट वो एक ही स्टार है। वो इस जगह पे ब्लिंक करता है, कुछ टाइम के बाद वो इस जगह पे ब्लिंक करता है। तो ये ब्लिंकिंग का जो प्रोसेस होता है वो दो ही स्टार या दो चार स्टार होते हैं, और हमें लगता है कि बहुत सारे स्टार्स ब्लिंक कर रहे हैं। तो इसी वजह से हमें लगता है कि सारे स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं। तो यही जो ब्लिंकिंग प्रोसेस आप जैसे देखते रहते हैं, ब्लिंक करते रहते हैं, वो जो ब्लिंकिंग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो सारा टेम्परेचर चेंज कर देता है, और इसके कारण जो ये जो इमेज है हमारी एपरेंट इमेज, वो कभी ऊपर कभी नीचे कभी उसके साइड में कभी इधर उधर बनती रहती है, और इसके कारण हमें लगता है कि स्टार्स जो है वो ट्विंकल कर रहे हैं। ये सारा कारण एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है। तो जो अभी टॉपिक आपने पढ़ा, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से ऐसा होता है कि स्टार्स जो है वो ब्लिंक करते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं फिर इस चीज़ को, यानी इसी को ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स या ब्लिंकिंग ऑफ स्टार्स आप कह सकते हैं। तो आपकी ये आँखें दोनों पोजीशंस में मैंने दिखा दी हैं। ये आपकी अपरेंट इमेज बनाती है, ठीक है। ये कुछ एंगल पर होती है आपकी इमेज, ये कुछ एंगल पर होती है। और इसी टाइप से अगर मान लीजिए आप सामने से किसी तारे को देख रहे हैं तो वो आपको थोड़ा ऐसे दिखती है। अगर आप ऊपर छत पे जाकर के सर को ऊपर उठा के देखेंगे तो स्टार की पोजीशन कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है। यानी कभी दिखेगा कि वो ऊपर है, कभी दिखेगा कि नीचे है। तो पोजीशंस चेंज होती रहती है, और वो चेंजेस क्यों होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। तो यहाँ पर ये टॉपिक है जो आपका, देखिए, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार्स लाइट। एट वन मोमेंट द स्टार अपीयर्स टू बी वेरी ब्राइट एंड द नेक्स्ट मोमेंट इट बिकम्स वेरी डिम। कभी वो हमें बहुत ब्राइटफुल दिखता है तो कभी एकदम कम हो जाती है उसकी लाइट। तो द कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्ट्स द लाइट फ्रॉम द स्टार्स बाय द डिफरेंट अमाउंट्स from one moment to the next. The star light reaching our eyes increases and decreases continuously due to atmospheric refraction. तो ये जो आपका रीज़न अगर पेपर में आ जाएगा कि स्टार्स ब्लिंक क्यों करते हैं, ट्विंकल क्यों करते हैं, अगर एक लाइन में आएगा तो बस एक रीज़न लिखेगा, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और अगर आपका 2-3 नंबर में लिखने के लिए आ जाए तो आप ये पूरी लाइन उस पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ट्विंकल्स जो होते हैं मतलब स्टार्स जो होते हैं वो ट्विंकल करते हैं। स्टार्स अपीयर्स टू ट्विंकल एट नाइट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि दो स्टार्स ट्विंकल एट नाइट बट प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल एट ऑल। ये जो प्लैनेट होते हैं हमारे, ठीक है, वो ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आप प्लैनेट कहाँ से देख लिए, है ना। तो आपको पहले मैं ये समझा देती हूँ कि आपके एटमॉस्फेयर में बहुत सारे जो स्टार्स होते हैं, आपने देखा होगा ऐसे करके कुछ स्टार्स जो है ना
बहुत ज़्यादा चमकीले दिखते हैं आपको, बहुत ज़्यादा, जिसको आप कह सकते हैं, आप बोलते होंगे ध्रुव तारा, या फिर आप कुछ लोग उसको जो है बहुत अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कुछ स्टार्स जो है आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा तेज़ी तेज़ी से वो एकदम चमकते रहते हैं ना, और जबकि जो छोटे छोटे स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल करते हैं। लेकिन ये जो बड़े वाले स्टार होते हैं ना, वो ट्विंकल नहीं करते। वो तो आप उसको देखेंगे ना तो वो उसी जगह पे रहेगा। आप 1 घंटे बाद भी देखेंगे तो आपको वहीं पे दिखाई देगा, अगर बादल नहीं आया है तो, क्लाउड्स नहीं है तो। और अगर आप कुछ समय बाद देखेंगे तो भी आपको वही पोजीशन दिखेगी उस स्टार की। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये स्टार नहीं है, दिस इज़ नॉट स्टार, दिस इज़ प्लैनेट। ये जो है आपका एक प्लैनेट है, ठीक। और जो प्लैनेट होती है वो स्टार से थोड़ा और पास में होती है हमारे अर्थ के, क्योंकि आपको पता है ना, हमारा अर्थ होता है, देन उसके राउंड में करते हुए, मतलब सन के राउंड में करते हुए बहुत सारे क्या होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं। तो उसी में अर्थ भी है आपका, एक प्लैनेट ही है। तो बाकी जो प्लैनेट है, जैसे कि आपका वीनस हो गया, नेपच्यून वगैरह, बहुत सारे प्लैनेट्स जो होते हैं आपके, ठीक है, तो वो प्लैनेट्स क्या है कि वो ट्विंकल करते हैं। एक्चुअली जो आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा चमकता हुआ, वो जो है आपका स्टार नहीं है, वो या तो कोई प्लैनेट होता है, या फिर हो सकता है कि वो प्लैनेट बनने का कोई फॉर्म होगा, या फिर हो सकता है वो कुछ दूसरा एक एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कोई चीज़ हो सकती है, लेकिन वो स्टार नहीं होती है। बट वो भी क्यों ट्विंकल करती है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, उसके ऊपर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो सॉरी रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वो भी क्या होती है कि दिखती है बहुत ज़्यादा ब्राइटफुल, बट वो ट्विंकल नहीं करते। क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो आपके कुछ स्टार्स ट्विंकल करते हैं लेकिन प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते, तो प्लैनेट क्यों ट्विंकल नहीं करते? पहला रीज़न तो ये है कि वो हमारे बहुत ही क्लोज होते हैं, हमारे अर्थ के बहुत ही पास में होते हैं, जिसके कारण जो रिफ्रैक्शन होता है वहाँ से आने वाला, वो थोड़ा कम होता है, तो वो हमें एग्जैक्टली उसी पोजिशन पर दिखता है। इसी कारण वो हमें ट्विंकल करते हुए नहीं दिखते। ट्विंकल का मतलब ये नहीं कि एक बार वो देखा तो यहाँ दिख रहा, कुछ 2 मिनट के बाद देखा तो उसकी चमक यहाँ दिख रही है, 5 मिनट के बाद देखा तो वो यहाँ ट्विंकल कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता। जो आपका स्टार है वो उसी जगह पे रहता है, और ये केवल वही स्टार होगा जिसे आप जिसे आप स्टार समझ रहे हैं, वो एक्चुअली स्टार नहीं, वो प्लैनेट होता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है आपका। तो जैसे क्या है यहाँ पे, द स्टार्स अपीयर वेरी स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फॉर ऑफ। बहुत दूर होते हैं स्टार, हमारी आंखों से बहुत दूर होते हैं, जितना हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, लेकिन अगर उसकी साइज़ की बात करें तो वो हमारे प्लैनेट से भी बड़ा होता है। So stars can be considered to be sources of light. The continuously changing atmosphere is able to cause variation in the light coming from a point size star. अब वहाँ से जो स्टार आ रहे हैं, जो पॉइंट साइज स्टार से जो लाइट आ रही है, वो क्या होती है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन के कारण वो जो होती है ट्विंकल करती है, ठीक है, ऑफ विच स्टार अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। जबकि हाउएवर अ प्लैनेट कैन बी कंसीडर टू बी अ कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स। जो आपको प्लैनेट दिख रहा है वो आपको बहुत बड़ा सा पॉइंट दिखता होगा, ठीक है, वहाँ पे लगता है कि कई सारे पॉइंट्स को मिक्स कर दिया गया और एक बड़ी सी स्टार बना दी गई। तो एक्चुअली वो स्टार नहीं है, वो आपका क्या है, वो आपका प्लैनेट है। तो यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट्स ऑफ सोर्स दिखता है, लगता है बहुत बड़ा सा है, तो बिकॉज प्लैनेट आर मच नियर टू द अर्थ, तो वो क्या है, हमारे अर्थ के बहुत ही पास में होता है comparison to star. So the continuously changing atmosphere is unable to cause variations in the light coming from a big sized planet due to refraction, because of which the planet does not twinkle at all. इसके कारण जो planets होते हैं वो twinkle नहीं करते, क्योंकि वो बहुत ही क्लोज होते हैं, और उसके कारण वेरिएशंस कम होता है, वहाँ पे लाइट का जो लाइट आ रही है आपकी, उसका वेरिएशंस कम हो जाता है, तो जिसके कारण वो हमें ट्विंकल करता हुआ नहीं दिखता, ठीक है। अब अगला एक टॉपिक है आपका, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आप समझिए। जैसे आपने देखा होगा कि जो आपके जैसे आपने सन देखा होगा, सन जब आपका राइज करता है तो क्या करता है, वो एकदम रेड होता है, ठीक है, और जब आपका सन जो है आपका फॉल करता है, या फिर आप कह सकते हैं जब सन जो है वो सेट होता है, उस समय भी बहुत ही रेड सा होता है, रेडिश होता है एकदम, मतलब डार्क कलर का आपको दिखता है। तो ये सब रीज़न है क्यों होता है। और एक रीज़न और भी है कि जो आपका सन है, जैसे आपने देखा होगा कि निकलने से पहले
फिर भी हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस रहती है। और सन को सेट होने से पहले भी वहाँ पे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस होती है। यानी जब सन राइज होता है और जब सन सेट होता है, दोनों कंडीशंस में आपने देखा होगा लगभग 5 मिनट 2 मिनट तक एकदम रोशनी रहती है। उसके बाद आपको जो है सन जो है लगेगा कि हाँ अब अंधेरा हो गया है और लगेगा कि हाँ दिन होने लगा है। तो ऐसा क्यों होता है कि सन को निकलने से पहले ही हम उसकी ब्राइटनेस को फील करते हैं या फिर हमें उसकी ब्राइटनेस दिखती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एडवांस सनराइज और एडवांस या फिर डिलेड सनसेट, यानी कि जो आपका सन का राइज हो रहा है वो क्या होता है, जैसे सन है आपका, वो ऊपर निकलने से पहले ही आपको वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसकी रोशनी एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो जाती है। और जब सन आपका सेट होता है, नीचे जाता है, तब भी आपकी रोशनी एटमॉस्फेयर में होती है। कुछ टाइम के बाद अंधेरा होता है, तुरंत अंधेरा नहीं होता, जबकि आपको सन नहीं दिखाई देता। सन तो आपका जो है वो सेट हो चुका होता है, लेकिन फिर भी ब्राइटनेस रहती है। तो क्यों रहती है यहाँ पे, तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, द सन अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है उसके कारण ऐसा पॉसिबल होता है। तो क्या होता है, द सन अपीयर्स अबव द हॉरिजन, जब जैसे आपकी सन है, जैसे आप हॉरिजन यानी क्षितिज कहते हैं ना, हिंदी में आप उसे क्षितिज बोलते हैं, कि आपके इस कॉर्नर से आपका सन निकलता है। आप बचपन में भी ऐसे बनाते रहे होंगे ना, ऐसे आप क्या बनाते रहेंगे, ऐसे पहाड़ बनाते रहे होंगे, फिर उसके पीछे से ऐसे सन निकाल के, आपने ये ड्राइंग तो बहुत की होगी, इस टाइप से आप सन्स को निकालते हैं। तो होता क्या है कि कुछ टाइम के बाद ये सन यहाँ से राइज होता दिखाई देता है और कुछ टाइम के बाद ही ये सन यहाँ से सेट होता दिखाई देता है। तो होता क्या है यहाँ पे कि जो ये आप जिसे आप हॉरिजन समझते हैं, हॉरिजन का मतलब है कि आपका जैसे ये आपका ये पार्ट है, ठीक है, जब सन सेट होगा तो इसके नीचे जाएगा और जब सन राइज होगा तो इसके ऊपर आएगा। जैसे कि आपको पता है कि मतलब आपकी जो अर्थ है वो एकदम राउंड शेप में होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि सन जो है वो ऐसे करके, ये अर्थ आपकी राउंड करती है, जिसकी सन तो खैर वही रहता है, बट आपकी अर्थ जब राउंड करती है तो आपका मान लीजिए यहाँ पर आपकी इंडिया है, तो ऐसे जब घूमेगा तो ये जो सन है आपका वो क्या हो जाता है, पीछे साइड में आने लगता है। यानी कि जो इधर साइड में जो आपकी जैसा अमेरिका वगैरह है वहाँ पे ब्राइटनेस आने लगेगी और बाकी जगह पे अंधेरा हो जाता है। तो होता क्या है यहाँ पे कि जो इसको आप जो ये हॉरिजन कहते हैं, जहाँ पर मतलब सन सेट दिखता है और सन का राइज दिखता है, उस पोजीशन पर रिफ्रैक्शन होता है। तब आपकी आंखें जो है एक्चुअली क्या होती है कि जैसे हॉरिजन पर सन का मान लीजिए सेट हो रहा है, ठीक है, सन आपकी नीचे जा रही है, तो भी वहाँ पर उसकी जो रिफ्रैक्शन के कारण वो हमारी आंखों पे लाइट दिखती है उसकी। लेकिन जैसे ही सन जो है आपकी नीचे ऊपर आ रही है, ठीक है, उसका राइज हो रहा है सन आपका, तो भी वहाँ पर जो हॉरिजन होता है वहाँ पर ब्राइटनेस आपकी रिफ्रैक्शन के कारण दिखाई देती है। तो व्हेन द सन इज स्लाइटली बिलो द हॉरिजन देन द सन स्लाइट कमिंग फ्रॉम द लेस डेंस एयर टू मोर डेंस। अब होता क्या है कि वहाँ पर जब सन आपकी जाती है तो वहाँ पर डेंसर और रेयर मीडियम चेंज हो जाते हैं। जैसे आपकी सन जो होती है जब आपकी आती है, कमिंग होती है, तो वहाँ पर वो लेस डेंस मीडियम होता है और ऊपर जो होता है आपका वो ज़्यादा मोर डेंसर मीडियम होता है। यानी कि ये वाला हिस्सा आपका रेयर होगा और ऊपर वाला आपका डेंसर होगा। तो रेयर से डेंसर में जाती है आपकी लाइट, तो जिसके कारण वो क्या होती है, थोड़ी सी हॉरिजन के साइड में, मतलब आपको पता है नॉर्मल के साइड में थोड़ी बैंड हो जाती है, जिसके कारण वहाँ पर क्या होता है, रिफ्रैक्शन होने लगता है। और ऐसा ही उसका उल्टा भी होता है, जब आपकी सन सेट होती है तो जब आपकी फिर उल्टा हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पर क्या होगा कि ये डेंसर और ये रेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ऐसे सन आपकी वापस आने लगती है तो भी रिफ्रैक्शन होता है, जिसके कारण वहाँ पर आपको आंखों में जो है लगता है कि सन अभी भी नहीं गया, अभी भी उसकी रोशनी है। तो इसका मेनली बस कारण आप लिख सकते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं यहाँ पे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आप 9th क्लास में ये चीज़ पढ़ चुके होंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट के थ्रू, टिंडल इफेक्ट को। तो क्या होता है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स इन इट्स पाथ इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। जैसे आपकी लाइट होती है, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, अगर आपकी ग्लास ले लीजिए, उसमें मिल्क फिल कर दीजिए और लाइट ऐसे फॉल कीजिए, तो आपको उसमें जिग जैग मोशन करते हुए लाइट के कुछ पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। और इस प्रकार के जो इस टाइप के जो इफेक्ट होते हैं उसे आप टिंडल इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि इसको सबसे पहले टिंडल ने देखा था। तो यहाँ अर्थ में भी यही सारी चीज़ें होती हैं। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज
इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स। अब अर्थ में पूरा पूरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर के जैसे फिक्स होता है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि मिल्क जो है आपका वहाँ पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर के जैसे हो जाता है, लेकिन वो लगता है होमोजीनियस है, लेकिन वो होता है हेट्रोजीनियस। तो उस पर आप अगर लाइट इसे स्कैटर्ड कराते हैं तो ऐसे ही आपको लाइट धीरे धीरे जो है ऐसे वहाँ पे स्कैटर्ड होती हुई दिखती है, तो वो आप क्या कहते हैं, उसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो अर्थ है वो भी एक हेट्रोजीनियस के जैसे वर्क करता है। तो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स सच पार्टिकल्स द पाथ ऑफ बीम बिकम्स विजिबल, द लाइट रीचेस अस आफ्टर बीइंग reflected diffusely by these particles. This phenomena of scattering of light by small particles give rise to Tyndall effect. अब यहाँ पर जो अर्थ होती है आपकी वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की जैसे वर्क करती है। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, जहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टिकल्स अलग अलग दिखाई देते हैं, जिसके कारण यहाँ पर टिंडल इफेक्ट आपको देखने को मिलता होगा। बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखे होंगे, जैसे कि आप बहुत घने जंगल में चले जाइए, वहाँ से अगर सन की रेज आ रही होगी तो आपको दिखते होंगे कि पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा उसके एटमॉस्फेयर में स्कैटर्ड होते हैं। इसके अलावा आपके घर में अगर खिड़की से कोई भी रोशनी आती है तो वहाँ से आप लाइट को देखेंगे तो भी आपको उसके पार्टिकल्स स्कैटर्ड दिखते हैं। तो ये सारे इफेक्ट आपके टिंडल इफेक्ट में आते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्काई जो होती है हमारी ब्लू कलर की क्यों दिखती है, बाकी कलर्स क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि आपके स्काई, आपकी जो एटमॉस्फेयर है वहाँ से तो सन की लाइट आ रही है, और जो सन है आपकी वो तो पूरी वाइट कलर की लाइट देता है, जबकि उसमें 7 कलर मिक्स होते हैं, विद प्योर पूरे 7 कलर होते हैं, लेकिन फिर भी आपकी स्काई ब्लू कलर की क्यों दिखती है? तो अब इसका रीज़न क्या होता है कि when white light consisting of 7 color is passed through the small particles, then the blue color of white light having shorter wavelength is scattered much more than the red color having larger wavelength. अब आपने पढ़ा होगा ना, मैंने आपको पढ़ाया है कि जो आपकी विबग्योर का प्रोसेस होता है, यहाँ पर ये जो विबग्योर होता है, ये इसका जो वेवलेंथ होती है वो कुछ इस टाइप से होती है ना, उसका सीक्वेंस ऐसा होता है, सबसे कम वायलेट में, फिर उससे ज़्यादा, फिर इससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ आपकी रेड कलर की होती है, और इसके बाद यहाँ पर सबसे कम आपकी वायलेट की होती है। तो वायलेट कलर जो है वो इतनी कम वेवलेंथ होने के कारण वो तो दिखता ही नहीं हमें, और रेड कलर की वेवलेंथ इतनी ज़्यादा होने के कारण वो भी हमें नहीं दिखती, वो एकदम पास होके निकल जाती है हमारी आंखों से। सिर्फ ब्लू कलर जो होती है वही होती है जो एटमॉस्फेयर में पूरी तरह से स्कैटर्ड हो जाती है, जिसके कारण वहाँ पर शॉर्टर वेवलेंथ, अब इसकी वेवलेंथ कम है जिसके कारण वो पूरी तरह से फैल जाती है वहाँ पे, और वो हमें एटमॉस्फेयर में ब्लू कलर की दिखती है। तो रीज़न यही होगा कि ब्लू कलर हमें इसलिए दिखता है एटमॉस्फेयर में, स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर, सिर्फ ब्लू कलर का ही स्कैटर्ड होता है, इसकी वजह से हमें एटमॉस्फेयर में ब्लू कलर दिखता है, जबकि होते सारे कलर हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है तो किसी की एकदम कम है, जिसके कारण हमें एटमॉस्फेयर में जो यहाँ पे ब्लू कलर है उसी का सिर्फ कलर दिखाई देता है। तो सो द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू component of the white sunlight by air molecules present in the atmosphere causes the blue color of the sky. अब हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो सिर्फ ब्लू कलर को ही स्प्रेड कर पाते हैं, बाकी कलर्स स्प्रेड कर ही नहीं पाते। किसी की वेवलेंथ इतनी ज़्यादा हो रही कि वो आपको दिखाई नहीं दे रही, और किसी की इतनी कम है तब भी नहीं दिखाई दे रही है, जिसके कारण यहाँ पर आपको सिर्फ ब्लू कलर ही दिखाई देता है। ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिग्नल्स रेड कलर के ही क्यों बनाए जाते हैं? तो ये भी रीज़न है, क्योंकि सिग्नल रेड कलर किस लिए होते हैं, क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, अब वो आपको बहुत दूर से दिखाई देता है। अब आपने कोई भी रेड चीज़ रखी अपने पास, उसको आप दूर से देखिए तो आपको दिखाई देता है। जो रेड वेवलेंथ का मतलब होता है कि उसकी लेंथ, वेव्स मीन्स होती है लाइट, और लाइट की जो लेंथ होती है उसकी बात करें, यानी कि उसके जो वेव की जो लेंथ होती है उसे वेवलेंथ कहते हैं। तो यहाँ पर जो होती है वो क्या होता है, रेड कलर, वो स्कैटरिंग बहुत कम होता है, फैलना बहुत कम होता है, रेड कलर फैलता कम है, लेकिन रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण अगर मान लीजिए ट्रेन वगैरह में कोई भी सिग्नल होते हैं वो रेड कलर के इसलिए बनाए जाते हैं, अगर कोई खतरा होता है तो, या फिर ट्रेन को स्टॉप करना है तो, क्योंकि अगर फॉग है या कोई भी स्मोक हो रहा है, वहाँ पर पार्टिकल्स है, तो वहाँ पर रेड कलर का सिग्नल जो ड्राइवर होते हैं उन्हें दूर से दिखाई देगा, इस वजह से सिग्नल जो होते हैं वो रेड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जबकि हमारे क्या होता है, इन आउटर स्पेस द स्काई लुक्स डार्क,
जबकि आपके जो बाहर होते हैं, आप तारों के अलावा आप जैसे कि मान लीजिए आप अर्थ को छोड़ के जो लोग जाते हैं, जैसे कि प्लैनेट्स में जाते हैं, ठीक, तो वहाँ पर उनको जो स्काई होगी वो ब्लू नहीं दिखती है। हमें सिर्फ अपने यहाँ से स्काई ब्लू दिखती है, अपने अर्थ में रहकर। अर्थ के बाहर जाने पर ब्लू नहीं दिखता है। रीज़न क्या है यहाँ पे? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, in outer space looks dark and instead of black because in space there is no atmosphere। वहाँ पर तो कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो रिफ्रैक्शन होगा कैसे? जब एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो रिफ्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं होगा। तो सिंस देयर इज नो स्कैटर्ड ऑफ लाइट टू रीच आवर आइज इन आउटर स्पेस, देयरफॉर द स्काई लुक्स डार्क एंड ब्लैक देयर। ठीक है, तो इसी कारण जो स्काई होती है वो हमें एकदम ब्लैक दिखती है। अगर वो एटमॉस्फेयर वहाँ पे नहीं है तो हम अर्थ को छोड़ के बाहर जाएंगे तो हमें स्काई ब्लू नहीं दिखती है। तो इफ़ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर द स्काई वुड हैव लुक्ड ब्लैक एंड डार्क, इसलिए वो ब्लैक और डार्क दिखती है। अब यहाँ पे और ये नेक्स्ट आपका आंसर मिल जाएगा कि जो आपके सन्स होते हैं वो रेड क्यों होते हैं। जब मतलब सेट होता है और राइज होता है तो रेड कलर का ही क्यों दिखता है? तो इसका आप रीज़न समझिए पहले। यहाँ पे होता क्या है कि जैसे आपकी जब सनसेट और सनराइज़ होती है तो आपकी जो एटमॉस्फेयर में उस समय सबसे ज़्यादा जो कलर आपकी फैली हुई रहती है वो ब्लू कलर की रहती है, क्योंकि स्काई आपकी ब्लू रहती है। तो होता क्या है, जब आपका जैसे आपकी आइज़ है वो मैंने 3 पोजीशंस में बनाई है यहाँ पे। एक पोजीशन आपकी ऐसे है जब आपकी सन राइज़ हो रही है, एक पोजीशन आपकी आँखों की ऐसी है जब आपकी सन सेट हो रहा है, और दूसरा पोजीशन जब आपका सन आपके एकदम हेड पर है, ऊपर साइड में, जैसे आप नून के समय होता है दोपहर में। तो होता क्या है, जब आपका सन राइज़ करता है तब आपकी जो सन में 7 कलर होते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, जिसके कारण वो कलर आपको पहले दिखने लगता है। और इसी टाइप से यहाँ पर क्या होगा कि उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होने के कारण वो आपको आँखों के सामने पहले दिखाई देने लगता है। और सेम आपका जब सन सेट होता है तो बाकी कलर्स जो होते हैं आपके, वो तो आपके मतलब जो है नहीं, मतलब वो तो आपके चले जाते हैं, लेकिन जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ अभी रह जाती है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि आपका सन तो सेट हो चुका है, बट सेट होने के बावजूद भी वहाँ पर आपका रेड कलर जो एटमॉस्फेयर में रह जाता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो वो काफ़ी समय तक आपको दिखाई देगा। तो जिसके कारण जब सेट होता है तब भी आपको सन जो है वो रेड ही दिखता है, और जब आपका सनराइज़ होता है तब भी आपको सन रेड ही दिखता है, बिकॉज क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है और वही आपकी आँखों के सामने रहती है। लेकिन जब आपका देखा होगा दोपहर के समय आपको सन जो है वो एकदम वाइट कलर का दिखता है। क्या रीज़न है वाइट कलर का दिखने का? तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर आपकी जो 7 कलर है वो मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को अभी हम समझेंगे। पहले आप ये वाला समझिए टॉपिक कि जब आपका क्या होता है, इधर से लार्जर डिस्टेंस है और इधर से भी लार्जर डिस्टेंस है। जब आपकी सन सेट होती है इधर से, और जब आपकी सन राइज़ हो रही है, राइज़ और सेट दोनों की कंडीशन में जो सन होती है वो आपकी सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे होती है। हाँ, लेकिन जब आपकी सन धीरे धीरे ऊपर आने लगती है तो आपकी जो आँखों की जो डिस्टेंस होती है सन की वो कम हो जाती है। तो इस तरह से जब सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होने के कारण यहाँ पर वेवलेंथ रेड कलर की ज़्यादा हो जाती है और वही आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे होता है एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, when the sun is near in the horizon, the sunlight has to travel the greatest distance through the atmosphere to reach us। बाकी जितनी लाइट हो इनको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है। तो ड्यूरिंग दिस डे लॉन्ग जर्नी ऑफ सनलाइट, मोस्ट ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू कलर प्रेजेंट in it is scattered out and away from our लाइन ऑफ साइट। जो हमारी आंखों की लाइन ऑफ साइट होती है वहाँ पर सिर्फ हमें जो है मतलब स्कैटर्ड में ब्लू कलर ही है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि सो द लाइट रीचिंग अस डायरेक्टली फ्रॉम द राइजिंग सन आर सेटिंग सन कंसिस्टिंग मेनली ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। जिसकी सिर्फ लॉन्गर वेवलेंथ है वही आपकी आंखों के सामने पहले पड़ता है। तो जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे कि जो आपकी आंखें होती हैं वो सबसे पहले रेड कलर को देख पाती हैं। तब यहाँ पे क्या होता है, रेड कलर जो होती है ड्यू टू विच द सन अपीयर्स रेड, ड्यू टू द सेम रीज़न द स्काई सराउंडिंग राइजिंग सन एंड सेटिंग सन ऑल्सो अपीयर्स रेड। तो यानी जब राइज हो या फिर सेट हो, दोनों कंडीशन में आपको सन रेड ही दिखता है। अब आपको ये रीज़न समझाती हूँ कि वाइट कलर का क्यों दिखता है। देखिए, दिस इज़ बिकॉज द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन हैज़ टू ट्रेवल अ रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस
through the atmosphere to reach us. During this shorter journey to sunlight, only a little of the blue color of the white light is scattered. अब वहाँ पे क्या होता है, जब आपके सारे कलर्स होते हैं उस समय, तो सारे कलर ही एटमॉस्फेयर में जो है स्कैटर्ड होते हैं, जिसमें सिर्फ ब्लू कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होता है, बिकॉज उसकी वेवलेंथ बीच में होती है, ना तो ज़्यादा ना तो कम. तो सिंस द लाइट कमिंग फ्रॉम द ओवरहेड, the sun has almost all its atmosphere colors in the right proportion. Therefore the sun in the sky overhead appears white to us. अब वहाँ पर सिर्फ आपका ब्लू कलर एटमॉस्फेयर में स्प्रेड है, जिसके कारण जो आपका बाकी जो कलर्स है वो आपको दिखाई ही नहीं देता, और सिर्फ आपको जो है वाइट कलर ही दिखती है एटमॉस्फेयर में सन के लिए. तो वहाँ पर क्या होता है कि ये जो है आपका सारे कलर जो है उस समय पूरे स्कैटर्ड हो चुके होते हैं, इस वजह से आपको सारे कलर मिक्स होके वाइट में दिखाई देते हैं जब आपका सन दोपहर के समय में होता है. तो इस तरह से क्या है कि आपकी स्काई ब्लू क्यों होती है, क्योंकि रीज़न ये है क्योंकि ब्लू कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाता है उस समय, इस वजह से होती है. और आपका सिग्नल रेड क्यों होता है ये भी मैंने आपको बताया, क्योंकि लॉन्ग वेवलेंथ होती है. तो ये सारे रीजंस हैं जो आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लिख सकते हैं, और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसमें से दोबारा देख सकते हैं या फिर मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू, जो भी आपको दिक्कत हो. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स. तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये वीडियो मिल सके, और अच्छा लगे तो कुछ लाइक भी कर दीजिएगा. ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.